अच्छा, एडजेक्टिव की हम पढ़ रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि एडजेक्टिव की जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जब हम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उसमें इसके दरमियान एंड के बजाय हम कोमा लगाते हैं। ठीक है, उसमें एंड के बजाय हम कोमा यूज करते हैं। इग्नोरेंट कोमा यंग कस्टमर्स, लगता ऐसे है जब पेपर में ये चीज आती है हमें ऐसा लगता है कि यार यहाँ तो एंड आना चाहिए, कोमा क्यों लगा दिया? क्योंकि हमने ना तो कभी ये रूल पढ़ा है और ना यूज करना तो बहुत दूर की बात है। और शायद किसी अच्छे राइटर की बुक में अगर ये सेंटेंस आ भी जाए तो हमें लगता है इसने मिस्टेक कर दी है, इससे गलती हो गई है, इसने क्यों कर दिया ऐसा। ठीक है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, ऐसा हमें समझ सो थॉट्स आती हैं। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत रूल है इंग्लिश का। इसको आज हम ये पढ़ते हैं कि नंबर वन, आप देखो कि इंग्लिश ये जो एडजेक्टिव्स हैं इनकी कैटेगरीज क्या है। नंबर वन, डेटरमिनेट। डेटरमिनेट क्या होता है? यूज ऑफ आर्टिकल्स। डिफरेंट टाइप के डेटरमिनेट होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने का तो वक्त नहीं है। आप यूं समझ लें जिस तरह ए, एन, दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये डेटरमिनेट है। नंबर वन कैटेगरी ये होती है। नंबर दो होता है ओपिनियन। ओपिनियन, ओपिनियन मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई आप कहते हो ब्लू बॉल पेन, रेड फ्लैग, और रेड, ब्लू, रेड तो सॉरी कलर हो गया। आप यूं कह सकते हो जिस तरह काइंड, जिस तरह इग्नोरेंट, ये ओपिनियंस हैं। आप किसी की पर्सनैलिटी के बारे में कोई बात कर रहे हो, जिस तरह वो जो आपने पढ़े थे ना प्रॉपर एजेक्टिव्स। कोई पॉलिटिशियन है तो एक्सपीरियंस्ड है, सीजन्ड पॉलिटिशियन है, करप्ट है, ओपिनियन है ये सब। नंबर तीन है साइज, ये एजेक्टिव है। ठीक है, नंबर फोर शेप, राउंड है। ठीक है, रेक्टेंगल है, शेप है। एज, फिर कलर, एजेक्टिव है। सेवन, ओरिजिन। ओरिजिन मीन कोई चीज कहां पर बनी है, ये इट इज फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तानी कारपेट्स, पाकिस्तानी स्पोर्ट मटेरियल्स। ठीक है, चाइनीज, ठीक है, चाइनीज रेस्टोरेंट जिस तरह कहते हैं, तो वो ओरिजिन बेसिकली चाइना की होती है, तो हम वो ये ओरिजिन है। नंबर एट, मटेरियल, किस चीज का बना है। नंबर नाइन, पर्पस, उसका मकसद क्या है, जिस मकसद के लिए वो यूज हो रही है। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं ना डस्टबीन, तो डस्टबीन वो तो उसके नाम में आ गया। अभी वो एग्जाम्पल जब दूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब हम अगेन अपना रूल समझते हैं कि जब डिफरेंट कैटेगरीज हों देन कोमा आएगा, एंड नहीं आएगा। देन कोमा आएगा, एंड नहीं आएगा। अभी आपको स्क्रीन पे क्या अपीयर हो रहा है? स्लाइड ही है ना? जी जी सर। हाँ। अच्छा, एक मिनट, मेरे पास से क्यों गायब हो गई? ठीक है, अब देखें ध्यान से। आई सा अ सिक कोमा ओल्ड मैन, आई द किंग वॉज काइंड एंड जनरस। यहाँ काइंड एंड, यहाँ दो दो एडजेक्टिव्स हैं, काइंड और जनरस, हमने यूज किया एंड। यहां भी दो एडजेक्टिव्स हैं, सिक और ओल्ड। कोई मुझे बताएगा कि क्या रीजन है? दोनों सेंटेंस ठीक हैं, एक में हम दो एडजेक्टिव के दरमियान एंड यूज कर रहे हैं और एक में कोमा यूज कर रहे हैं। जल्दी से कौन बताएगा? सर ऊपर वाले में डिफरेंट कैटेगरी आ रही ना, वो सिक और ओल्ड। हम्म। और नीचे वाले में सेम आ रही है। इसी वजह अच्छा, से हम इसमें एंड लगा रहे हैं, उसमें कॉमा यूज कर रहे हैं। ठीक है, गुड, शाबाश। अब मुझे ये बताएं कि ये कौन कौन सी कैटेगरी से हैं। सिक कौन सी कैटेगरी से, ओल्ड कौन सी कैटेगरी से? ओल्ड तो सर एज हो गया। ठीक है, एज। और और सिक? सिक सिक डिटरमिनेट नहीं। नहीं, डेटर्मिनेट भी नहीं। डिटर्मिनेट नहीं आएगा। सोचो। सर ओपिनियन तो वैसे ओपिनियन हो नहीं हो सकता है, सकता, ये हो जाएगा। ओपिनियन है, ओपिनियन है ये। अच्छा। अच्छा, अब आप एक चीज थोड़ा सा, थोड़ा बैक फ्लैश में जाएं। आपको याद है मैंने कहा था कि जनरस एंड काइंड नहीं हो सकता, काइंड एंड जनरस हो सकता है, क्यों? क्योंकि सर वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से जी पहले आएगा, नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है इसके।
इसमें नंबर ऑफ लेटर ज्यादा है। ये बड़ा वर्ड है, जी। तो ये बाद में आएगा, जो छोटा वर्ड है वो पहले आएगा। जी सर। ठीक है। अब आप यूं नहीं कह सकते कि सर ये ओल्ड छोटी एडजेक्टिव है तो पहले आएगी, और सिक में 4 लेटर नहीं बाद में आएगा। जी सर। देखें, जहां ये रूल है कि छोटा वर्ड पहले, बड़ा वर्ड पहले बाद में आएगा। ठीक है। ये उस सूरत में है जब सेम कैटेगरी हो। जब आप डिफरेंट कैटेगरी यूज कर रहे हो, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, जब आप डिफरेंट कैटेगरीज यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप यूज कर रहे हो ओपिनियन, साइज, शेप, तो उनकी तरतीब भी ऐसी होनी चाहिए। पहले ओपिनियन लिखो, फिर साइज लिखो, फिर शेप लिखो। अगर आप 3 एडजेक्टिव यूज कर रहे हो, साइज, ओरिजिन और पर्पस, ये 3 यूज कर रहे हो, तो आप पहले साइज लिखोगे, फिर ओरिजिन लिखोगे, देन पर्पस लिखोगे। बात समझ आएगी गई? देखें, हमारी कैटेगरी में डोसा कॉम जो कहता है, डोसा कॉम में डेटर्मिनेट, ओपिनियन, साइज, शेप, एज, और फिर कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस। इस तरतीब के मुताबिक ओपिनियन पहले है और एज बाद में है। एज 5वें नंबर पे। इसलिए मैंने पहले सिक लिखा, फिर ओल्ड लिखा। जी। अब बात क्लियर हो गई? जी सर, हो गया। घूम तो नहीं गए, चक्कर तो नहीं आ रहे? नहीं सर। चलें, शुक्र है। आगे चलें। अब इस सेंटेंस को कम से कम रट लें। जिस तरह वो एडवर्ब वाला सेंटेंस था ना, इसी तरह ये, शी परचेज्ड टू ब्यूटीफुल, लार्ज, राउंड, एंशियंट, रेड पर्शियन, पी बड़ा, ग्लास फ्रूट बाउल। बाउल जो है वो बाउल ही है, लेकिन फ्रूट बाउल का मतलब फ्रूट रखने वाला बाउल। अच्छा सॉरी, यहां पर एंड आना चाहिए था। ऐसे ही ना? सबसे आखिर में तो फिर एंड ही आता है ना। जी सर। ओ जी सर नहीं, ये सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जब एडजेक्टिव्स की डिफरेंट कैटेगरी यूज करते हो तो एंड नहीं लगाओगे, कोमा लगाओगे। चाहे यहां पर जितनी मर्जी आपने तमाम की तमाम, नो की नो एडजेक्टिव्स यूज कर लिए यहां पर, एंड क्यों लगाओगे? ग्लास एक अलग एडजेक्टिव है, मटेरियल एडजेक्टिव जिसको कहते हैं, और फ्रूट अलग एडजेक्टिव है। तो दो डिफरेंट एडजेक्टिव्स के दरमियान आप एंड किस तरह लगाओगे, कोमा लगाओगे। अब आप में से मुझे कोई स्टूडेंट बोलता जाए एडजेक्टिव की डिफरेंट टाइप्स बोलें, और मैं इसको अंडरलाइन करूंगा। जनाब, पहला एडजेक्टिव की टाइप क्या है? डिटर्मिनेट। डेटर्मिनेट, यानी कि टू, ए, द, ट्वाइस, थर्ड, अ मिलियन, 1 लाख, 1,000, डेटर्मिनेट है। नंबर 2, ओपिनियन। ओपिनियन। नंबर 3, साइज। एज। 4, शेप। 5, कलर। 5, एज। एज, 6, कलर। 7, ओरिजिन। 8, और मटेरियल। 9। पर्पस। वेरी गुड, शाबाश। तो आपने यहाँ पर कोमा लगाना है। दो डिफरेंट टाइप के एडजेक्टिव्स हैं। ये तमाम की तमाम डिफरेंट टाइप की एडजेक्टिव है। जब आप कुछ राइटिंग कर रहे हो, लिख रहे हो, ठीक है, तो आप एक आइडियल जो है ना कि मैक्सिमम कितनी एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, सिर्फ 3, इससे ज्यादा ना यूज करें। ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। डोसा कॉम रूल है, उसके रिकॉर्डिंग भी याद कर लें।
अब आते हैं हम अपने सेमी कॉलन पर। सेमी कॉलन कहाँ यूज करते हैं? सेमीकोलंस join ideas that are related and equal in grammatical structure। दो ऐसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स जो कि इक्वल भी हों और रिलेटेड भी हों, उन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को सेमीकोलन जोड़ता है। ये बहुत खूबसूरत और ब्रीफ प्रिसाइज डेफिनेशन है। अगर आपको इंग्लिश की समझ है तो अब जिस तरह के सेंटेंसेस आएंगे, आप फिर नोट डाउन करना कि किस तरह से एक रिलेटेड एंड इक्वल सेंटेंसेस हैं जिनका दोनों तरफ वेटेज पूरा है। दोनों तरफ पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का वेट एक जैसा है, तब हम सेमीकोलन यूज करते हैं। किस तरह? नंबर वन रूल टू रिमेंबर क्या है जनाब? यूज अ सेमीकोलन टू ज्वाइन टू रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है, याद रखें, वेट तभी पूरा होता है क्लॉजेस का जब दोनों इंडिपेंडेंट हो। एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है, तो दरमियान में क्या आएगा? अगर एक पहले डिपेंडेंट क्लॉज लिखें फिर इंडिपेंडेंट, दरमियान में क्या आएगा? सेमीकोलन। नहीं, कोमा। अभी रूल पढ़ा हमने, एक डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान कोमा आता है। पीछे पढ़ा नहीं था? इंट्रोडक्टरी फ्रेज हो या फिर क्लॉज हो, उनके दरमियान कोमा आता है। लेकिन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस अगर हों तो फिर हम सेमी कॉलन यूज करते हैं, कोमा नहीं। ठीक है, कैसे जी? दिस असाइनमेंट इज एक्स्ट्रा क्रेडिट ओनली। यहाँ फुल स्टॉप लगा के स्टॉप किया जा सकता है, लेकिन वो कहता है कि बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वी स्टिल नीड टू हैंड इट इन। ठीक है, वी स्टिल नीड टू हैंड इट इन, ये क्या है? इनकरेक्ट। दिस असाइनमेंट इज एक्स्ट्रा क्रेडिट ओनली, बट वी स्टिल नीड इट, बट वी स्टिल नीड टू हैंड इट इन। कैसे करेंगे इसको? इसको आप तसल्ली से देखें। वी कैन यूज इधर द सेमीकोलन और द कंजंक्शन बट नॉट बोथ। दोनों चीजें साथ नहीं आएंगी। अगर आप यहां से इसको, चलो ये सेंटेंस दोबारा आएगा, दिस असाइनमेंट इज एक्स्ट्रा क्रेडिट ओनली, कोमा, बट वी स्टिल नीड टू हैंड इट इन। जब आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कोमा आता है। सेमीकोलन कभी यूज नहीं होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले। हाँ, उड़ा दो इसको, सेमीकोलन लगा दो, बट को उड़ा दो, सेमीकोलन लगा दो, फिर भी ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दी, दिस असाइनमेंट इज एक्स्ट्रा क्रेडिट ओनली, सेमीकोलन, हाउएवर, कोमा, वी स्टिल नीड टू हैंड इट इन। पीछे हमने एक केस पढ़ा था जिसमें हाउएवर के आगे पीछे हम कोमा लगा रहे थे, लेकिन यहां पर एक तरफ सेमीकोलन है, एक तरफ कोमा है। क्या रीजन है, क्या डिफरेंस है दोनों सेंटेंसेस में? बताएं जी, किसी को जहन में है किसी के तो मुझे बताए। है किसी को याद? हाँ जी, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, जबकि वहां जो हमने कोमा लगाया था ना हाउएवर के आगे और पीछे, तो वो एक ही सेंटेंस था, वो सेंटेंस ही एक था। जब सेंटेंस एक होगा तो हम उसमें फिर कोमा यूज करते हैं, हाउएवर के आगे पीछे कोमा यूज कर लो। लेकिन अब दो डिफरेंट क्लॉजेज हैं बेसिकली। दिस असाइनमेंट इज एक्स्ट्रा क्रेडिट ओनली, फुल स्टॉप, वी स्टिल नीड टू हैंड इट इन। लेकिन चूंकि हाउएवर से हमें मीनिंग क्लियर होता है तो हम इसको इस तरह से इस शेप में लिखेंगे, सेमी कॉलन हाउएवर फिर कोमा। आयशा finished all his homework, semicolon, Laiba did not finish hers। इसको किसी और शेप में लिखें जी, कोई और इसका स्ट्रक्चर बन सकता है? ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बताएं जी, किस तरह से और क्या हो सकते हैं, इसके केसेस क्या हो सकते हैं सेंटेंस को लिखने के? अरे अब मुदस्सिर हैं इधर? हाँ भाई, मुदस्सिर आपका दिमाग क्यों नहीं चल रहा भाई?
सर पहले तो ये जो इधर सेमी कोलन मैंने इसको हटा के कॉमा करेंगे, यहाँ पे बट या हाउएवर यूज कर सकते हैं। गलत, हाउ एवर वाली बात गलत है, बट वाली ठीक है। वो सॉरी, हाउएवर नहीं, बट ही यूज करेंगे, हाउएवर को तो ताहम में आ जाएगा ना, बट आएगा इधर। ठीक है जी। नंबर वन केस क्या हुआ, आपने मुदस्सिर ने कहा कि आयशा फिनिश्ड ऑल हिज होमवर्क, कोमा, बट लाइबा डिड नॉट फिनिश हर्स। ठीक है। दूसरा बताएं और किस तरह से इसको लिखा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है सर, हम कॉमा यूज करें बट का यूज ना करें। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ठीक है, ये गुनाह है। दोनों इंग्लिश, सेम चीज है। इंग्लिश के मैदान में ये गुनाह है कि आप एक कंप्लीट सेंटेंस के सामने कोमा लगा दो, सिर्फ कोमा, सिर्फ। तो आपने एक ब्लंडर किया, एक जुर्म किया है। देखें जी, नंबर वन केस, आपने बताया कि कोमा लगा के बट लिखो, लाइबा डिड नॉट फिनिश हर। नंबर दो, आयशा फिनिश्ड ऑल हिज होमवर्क सेमीकोलन, हाउएवर, ये शेप दे दो, हाउएवर के बाद कोमा, लाइबा डिड नॉट फिनिश हर्स। दो हो गए। नंबर तीन, आप क्या करोगे, आयशा फिनिश्ड ऑल हिज होमवर्क, फुल स्टॉप, लाइबा डिड नॉट फिनिश हर्स। बस इतनी सी बात है। क्लियर होगी जी बात। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, ये हम जरा सा ठहराव लेकर आते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं जी। यूज अ सेमीकोलन बिटवीन रिलेटेड सेंटेंसेस व्हेन द सेकंड सेंटेंस स्टार्ट्स विद, या तो कंजंक्टिव एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, या ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन से स्टार्ट हो रहा हो। इन दोनों को आपने समझना है कि ये क्या चीज है, और फिर इनका हम यूज समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। यूज अ सेमीकोलन बिटवीन रिलेटेड सेंटेंसेस। सेकंड सेंटेंस जो है, सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है कंजंक्टिव एडवर्ब से या ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन से। कंजंक्टिव एडवर्ब होते क्या हैं, ठीक है, आल्सो, हाउएवर, otherwise, consequently, indeed, similarly, finally, likewise। सबको रट्टा लगाओ जिस जिसने इंग्लिश ऐसे करना है, सबका यूज सीखो, इन सब की बेसिक समझो कि किस तरह से इनको हम सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है जी। कंसिक्वेंटली, कोई एक बात कही है, उसका जो नतीजा निकल रहा है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में वो उसको नतीजे को बताते हुए आपने लिखना है कंसिक्वेंटली। एक बात कही है, उसी तरह की कोई और बात है, एक कंट्री ने कोई काम किया है, चाइना ने भी वही काम कर दिया, लिखो सिमिलरली। ये कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं। ठीक है। ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जब एक डिफरेंट बात हो रही हो, या पहली बात में इजाफा कर रहे हो, इन एडिशन, इवन सो, ये बात भी है, आफ्टर ऑल, बहरहाल। ऑन द अदर हैंड, ट्रांजिशन, फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल साबित कर रहे हो, एज अ रिजल्ट, एक चीज के होते हुए दूसरी चीज का जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको आप इस तरह से लिख रहे हो। ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस यूज किस चीज का पढ़ रहे हैं, सेमी कॉलन का। तो इन सब के साथ सेमी कॉलन किस तरह से आएगा, इसको देखते हैं। सब नंबर वन, कंजंक्टिव एडवर्ब्स। कलीम वर्कड फॉर मेनी आवर्स ऑन ऑल हर होमवर्क। कलीम की बात हो रही है जनाब, उसने बड़ी मेहनत की है, काम किया कई घंटे, ताहम, नेवर दी लेस, सेमी कॉलन, देन कोमा। जिस तरह हाउएवर से पहले कोमा, हाउएवर से पहले सेमी कॉलन, उसके बाद कोमा। इसी तरह कंजंक्टिव एडवर्ब के साथ भी यही शेप होगी। ही वॉज अनएबल टू फिनिश ऑल ऑफ इट, अगरचे उसने कई घंटे काम किया है, बहरहाल, नेवर दी लेस, लेकिन फिर भी उसका काम मुकम्मल नहीं हुआ। ये जनाब शेप है। नंबर दो एग्जाम्पल, अहमद इज अ गुड ड्राइवर, सेमी कॉलन, मोर ओवर, कोमा, ही इज अ फ्रेंडली वन। वो ना सिर्फ एक अच्छा ड्राइवर है, लेकिन बहुत दोस्ताना भी है। जी मुदस्सिर, इस तरह के सेंटेंस कभी सोचे भी हैं कि इस तरह के हम बनाएंगे। लेकिन अब आपके साथ हैं तो आप सोचेंगे सर। सोचोगे तो आपकी लिखाई में, राइटिंग में खूबसूरती आएगी। याद रखो, ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं है
आपको सेंटेंस को घुमाना आ गया ना, सेंटेंसेस को, एक सेंटेंस को लिखना सीख जाओ कि इसको किस किस तरह से लिख सकते हैं। 100 सेंटेंस बनाकर उनकी उनकी डिफरेंट शेप्स निकालना सीख जाओ। यार एक सेंटेंस बना लिया, सोचो कि इसको और किस तरह से बना सकते हैं, और इसको और किस तरह से बनाएं। अगर आपने एक सेंटेंस को 2-3 मर्तबा 2-3 तरीके से बनाना सीख गए ना, अगर आपको प्रैक्टिस हो गई, तो एक्स ऐसे कुछ भी नहीं है। देखो एक ही लाइन है, वो आपने आउटलाइन में लिखनी है, वही लाइन जाकर आपने उसको पैराग्राफ में लिखना है। बात एक ही होगी, लेकिन उसमें अंदाज मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर वो आपको अंदाज आ गया कि यार इसको मैंने इस शेप में आउटलाइन में लिख दिया है, और दूसरी शेप में जाकर उसको हमने पैराग्राफ में लिख दिया है, तो आपके लिए मसला ही कोई नहीं है। को एक जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, अल्फाज का और स्ट्रक्चर का हेर फेर करके वही बात करनी होती है। बस जरूरत ये होती है कि आपको स्ट्रक्चर जो है ना वो ठीक हो, सेंटेंस सही लिखा हो इंग्लिश के रूल्स ग्रामर के रूल्स के मुताबिक, तो वो लिखना सीख गया, आप इनको प्रैक्टिस करो। अहमद इज अ गुड ड्राइवर। अब इसको और तरह से और कैसे लिख सकते हो, सोचो। अहमद नॉट ओनली अहमद इज अ अहमद इज नॉट ओनली अ गुड ड्राइवर बट आल्सो अ फ्रेंडली वन, बट आल्सो फ्रेंडली वन। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? जी, बोलते नहीं हो। जी सर, हो सकता है। बस तो फिर नेक्स्ट करें। ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस। आफ्टर ऑल, इवन सो, इन एडिशन, ऑन द अदर हैंड, फॉर एग्जाम्पल, एज अ रिजल्ट। तमाम को, मुदस्सिर जिस तरह आप हो, सबको, सबके एक एक सेंटेंस बनाओ आफ्टर ऑल पे, इवन सो पे। ठीक है, अब कमांड दो, आप गूगल से निकाल लो, आफ्टर ऑल का यूज निकालो, इवन सो का एक एक सेंटेंस निकाल लो कि इवन सो को किस तरह यूज करते हैं, इन एडिशन को किस तरह से यूज करते हैं सेंटेंस में। आप अपने जो एसे राइटिंग वाला रजिस्टर है उन पर हर एक का एक सैंपल सेंटेंस बनाकर लिख दो, फिर खुद से बनाओ। एग्जाम्पल देखते हैं जी, हमने तो सेमी कॉलन का यूज पढ़ना है, मैं बस राइटिंग की थोड़ी टिप्स देता जा रहा हूँ साथ के साथ, क्योंकि कंपोजिशन जिसकी अच्छी होगी राइटिंग उसी की अच्छी होनी है। इकबाल फिनिश्ड रीडिंग 3 novels दिस वीक। इकबाल finished reading 3 novels this week. Semicolon in contrast, Nahid finished only one novel. देखो एक चीज ना ध्यान से देखो, आपको अब रीडिंग की बात बता रहा हूँ, पढ़ा तो पंक्चुएशन रहा हूँ, लेकिन आपको रीडिंग एंड राइटिंग बता रहा हूँ साथ के साथ। देखो मेरी बात सुने, आप जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो पीपीएससी के एस्पायरेंट हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं ना, मैं अब उनको कह रहा हूँ, उनको मैं अब एडवाइस कर रहा हूँ कि भाई आप जीके 1 पेपर से इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की तरफ आओ। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की तरफ आओ, आप लोग मेहनत करो, जो भी आप में से मेहनत कर सकता है। उसकी रीजन ये है कि इंग्लिश पाकिस्तान में 80% स्टूडेंट्स के लिए खौफ की वजह है। इंग्लिश, उनको लगता है कि इंग्लिश इंतहा से ज्यादा मुश्किल है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट मेहनत कर सकता है और वो इंग्लिश में कोई अच्छे मार्क्स ले सकता है, स्कोर कर ले, तो आप उन 90% स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ सकते हो जो सिर्फ 1 पेपर पे लगे हुए हैं। आप फिर 10% की कैटेगरी में आ जाओगे, क्योंकि पाकिस्तान में अब तकरीबन जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको अवेयरनेस हो गई है, वो फिर जीके 1 पेपर ये तैयार कर रहे हैं, ऑनलाइन एकेडमीज हैं, सेशंस ले रहे हैं, टेस्टिंग दे रहे हैं, पास पेपर्स कर रहे हैं, वो सब के सब मेहनत कर रहे हैं, और आप भी मेहनत करोगे तो उसी सूरत में कामयाब होगे जब आप उनसे ज्यादा मेहनत करोगे। लेकिन साथ के साथ आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो, ताकि आप डिस्क्रिप्टिव की तरफ जा सको, बड़ी सीटों पर ना सिर्फ compete करो, बल्कि उस वो जो 1 पेपर वाला कंपटीशन है ना, वहां से निकल जाओ आप। सर मेरा
ऐसे में यही मसला था स्ट्रक्चर का। हम्म। मतलब पिछले साल मैं ऐसे के टेस्ट देती भी रही हूँ ना अकेडमी में, तो वो मेरा यही था ग्रामेटिकल, मतलब कि मेरी एक लैंग्वेज एक्सप्रेशन का आ रहा था और ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज्यादा आ रही थी, वो खत्म ही नहीं हो रही थी। अभी भी नहीं हो रही? अभी तो वो सर जनवरी के बाद लिखा ही नहीं है, मतलब जनवरी में फिर दोबारा कुछ टेस्ट दिए हैं, उसके बाद वो फिर एक्सीडेंट हो गया तो लिखा है नहीं उसके बाद अभी तक। आप जी समरीन से हेल्प लो। समरीन कह रही है मेरा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्लियर किया हुआ है, देखिए माशाल्लाह। सर मेरा वो CSS के ऐसे का। अच्छा, सीएसएस का था। देखिए वही तो बात है, कंपोजिशन पे हम हमारी इतनी ग्रिप नहीं होती, हम ऐसे पे लग जाते हैं। हमें लगता है कि वो ऐसे जो है ना कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ पैराग्राफ राइटिंग के रूल्स वगैरह पढ़कर और डाटा इकट्ठा करके वो पास हो जाएगा। भाई जब तक आपकी कंपोजिशन पे ग्रिप नहीं है ना, तो ऐसे करने का फायदा नहीं है। ठीक है, ऐसे करने का फायदा ही नहीं है, आपकी सर कंपोजिशन पे ग्रिप नहीं होती। जी। जी जी बिलाल सर बोल। ये जो पीपीएससी के एग्जाम्स हैं जिस तरह से, तो उसमें तो सर कंपल्सरी है ऐसे लिखना, तो जो पीपीएससी के एग्जाम्स है उसमें तो नहीं कंपल्सरी? ऐसे जी सर। नहीं, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अब बड़ी बड़ी सीटों पर ऐसे लाजमी होता जा रहा है ना। जी सर। अब देखिए रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की सीट है, वहां पर ऐसे है नहीं क्या? यस सर। तो वो बड़ी सीट है, अब आपने छोटी मोटी सीटों के लिए मेहनत करते रहना क्या? आपको मैंने ये नहीं कहा कि जीके पे मेहनत करना छोड़ दो। मैंने आपको कहा कि जीके पे भी मेहनत करो। आप 3 घंटे जीके भी पढ़ो, तो कम से कम आधा पौना घंटा इंग्लिश पर भी एफर्ट करो अलग से। ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं जनाब, सेमीकोलन पढ़ रहे हैं हम। यूज अ सेमीकोलन टू रिप्लेस अ कोमा। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि एक जगह जहां पर कोमा आ रहा है, सेमीकोलन कैसे लगा सकते हैं? When you use a coordinating conjunction to link independent clauses that already contains comma। ध्यान से बात को समझें। एक इंग्लिश ने एक रूल बनाया। रूल क्या था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप यूज कर रहे हो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले आपने कोमा लगाना है। लेकिन उसके बाद एक इशू आ गया, हमारा सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। सेंटेंस जब कॉम्प्लेक्स हुआ तो फिर हमें इंग्लिश ने एक इजाजत दी है, और वो इजाजत ये है कि भाई ठीक है, आपको कन्फ्यूजन आपकी बढ़ गई है, आप कोमे की जगह सेमीकोलन लगा लो। कैसे, देखेंगे अभी। द कोमा इन दिस केस मेक्स दिस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस डिफिकल्ट टू रीड। सिर्फ कोमे ही लगाते जाओगे तो वो समझ ही नहीं आ रही बात की, बिकॉज ऑफ अदर कोमास, बहुत सारे कोमे हैं। तो आप मेन कैटेगरीज के साथ आप क्या करें? सेमीकोलन लगा लें। नंबर 1, माई डॉग इज सिक, शी वॉन्ट इट। ना तो खाती है, रन अराउंड न दौड़ती है, न जंप करती है। ठीक है। और नॉर विल शी गो फॉर अ वॉक विद मी। देखो नॉर का यूज है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। ठीक है, बड़ा टेक्निकल स्ट्रक्चर है, हमें इस चीज का अंदाजा ही नहीं है। हमने ये पढ़ा है, नीदर नॉर वाला पढ़ा है ना, तो ये वहीं से आया हुआ है। अब दोबारा पढ़ते हैं। शी वॉन्ट ईट, एक बात। ना वो खाती है, कोमा, रन अराउंड कोमा, और जंप। ठीक है, ये एक बात होगी ना। तो क्योंकि यहाँ वांट आ गया, नेगेटिव आ गया, तो यहाँ फिर हमने और लगा दिया। इस वांट के साथ फिर मिला रहे हैं हम नॉर को। नॉर विल शी गो फॉर अ वॉक विद मी। ना ही वो मेरे साथ जाएगी या जाती है, इस तरह थोड़ा बहुत मैच भी कर लो। इनकरेक्ट होगा। अब देखें, अगर हम इसको इस तरह से कर लें, अब नॉर बताएं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है कि सबऑर्डिनेटिंग है? नॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इससे पहले कोमा आता है। वेरी सिंपल। लेकिन चूंकि पहले इतने कोमे आ गए, वॉन्ट ईट, वॉन्ट रन अराउंड और जंप,
तो नॉर से पहले फिर आप सेमीकोलन लगा दो, ताकि ये समझ आ जाए, ध्यान से बात को समझो, ये समझ आ जाए कि ये दूसरी क्लॉज शुरू हो गई है, एक क्लॉज जंप तक एंड हो रही है और ये दूसरी क्लॉज शुरू हो गई है। अदरवाइज हम क्या करते थे, जिस तरह एक क्लॉज थी खत्म हुई, कोमा लगाया, बट का यूज किया और दूसरी क्लॉज शुरू हो गई। लेकिन चूंकि पहली क्लॉज में कोमे इतने हैं, तो हमें अंदाजा नहीं हो रहा कि भाई ये दूसरी क्लॉज शुरू हो गई है। तो रीडर को रीडिंग करने में डिफिकल्टी फील हो रही है, चुनाच हमने सेमीकोलन लगा दिया। नेक्स्ट देखें, some classes require students to write essays, research papers और रिपोर्ट्स। ठीक है, ये एक क्लॉज है, सम क्लासेस रिक्वायर स्टूडेंट्स, कुछ क्लासेस हैं उसमें स्टूडेंट से ऐसे लिखवाया जाता है, रिसर्च पेपर लिखवाए जाते हैं, रिपोर्ट्स भी लिखवाई जाती है, लेकिन बट अदर्स फोकस, ये दूसरी क्लॉज है। दूसरी क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रही है, लेकिन हमने इसमें सेमी कॉलन लगा के बता दिया कि क्लॉज दूसरी है। अदर्स फोकस मोर ऑन ग्रुप प्रोजेक्ट्स। क्लियर है बात? यहां तक बात क्लियर है तो बताएं, फिर आगे चलते हैं। सर अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा तो फिर भी ऐसे ही होगा। फिर तो कोई इशू नहीं है ना, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले तो हम सेमी कॉलन लगाते हैं, उसके बाद हम कोमा लगा देते हैं। ठीक है। इशू तो हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में होता है ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कोमा लगाते हैं। तो लेकिन वहां फिर हमने यहाँ पर रूल चेंज कर दिया कि उससे पहले सेमी कॉलन लगा दो। ठीक है ना? जी सर। जी। जी सर, आपका सही तरह अदा नहीं हुआ, इसका मतलब कंफ्यूजन अभी बाकी है। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुई बात तो दोबारा बताता हूँ। हाँ जी, हो गई क्लियर, आगे चलेंगे, अभी इशू है? अब बोलते ही नहीं हो, हैरान परेशान तो नहीं हो गए? सर नहीं नहीं जैसे सर। हम्म। बट की जगह अगर हम हावर वगैरह लगा दें जी, ठीक है, तो आप लगा। तब फिर सेमी, तो फिर सर उसके बाद हम कोमा लगाएंगे हावर के बाद, जी जी, वो या तो पीछे लगाओगे। सेमी। वो तो देखो, असल इशू ये हो रहा है, हमें इसमें पता नहीं लग रहा। देखो इस सेंटेंस में देखो, पता नहीं लग रहा कि ये दूसरी क्लॉज शुरू हो रही है, कैसे पता लगेगा भाई? ईट के बाद भी कोमा, रन अराउंड के बाद भी कोमा, जंप के बाद भी कोमा, नॉर के बाद दूसरी क्लॉज शुरू हो रही है, हमें पता ही नहीं लग रहा। लेकिन अगर हम हाउएवर लगा देते हैं तो वो तो शो कर रहा है कि क्लॉज शुरू हो गई दूसरी। जी सर। वहां से पहले तो लगेगा भी सेमी कॉलन और आगे कोमा लगेगा, तो कोई इशू नहीं है। असल मसला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, सबऑर्डिनेटिंग का नहीं होता। ठीक है, जी चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? यूज सेमी कॉलन्स टू रिप्लेस कोमा। अगेन कोमे को कैसे रिप्लेस करते हैं? इंडिविजुअल आइटम्स हैं एक सीरीज में, लेकिन वो बहुत ज्यादा आइटम्स हैं। ध्यान से बात को समझें वंस अगेन। अब ये वैसे पीपीएससी का लेवल नहीं है, पीपीएससी इतने एडवांस लेवल पर नहीं पूछेगी। लेकिन अगेन मेरा जो लेक्चर आपको दे रहा हूँ, हो सकता है कभी एफपीएससी में आपसे कभी इस तरह का कम्प्लेक्स एफपीएससी का पेपर देने लग जाओ। ठीक है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका दिमाग घूम जाएगा कुछ अरसे के बाद, सीएसएस का एमपीटी में जाके बैठे होंगे, तो वहां पर आपको ये हेल्पफुल होंगी चीजें। कुछ चीजें ऐसी हैं 10 15 20% मैं थोड़ा सा इजाफी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है ना, कुछ इजाफी करवा रहा हूँ आपको, कम तो नहीं करवा रहा ना। तो आपने इस चीज से परेशान नहीं होना। इन चीजों को जो आप थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट लग रही हैं, एटलीस्ट पढ़ लोगे, आज पढ़ लोगे, फिर रिवाइज करोगे मेरे लेक्चर्स को, कभी ना कभी ये चीजें आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो सर, आप। जो प्रीवियस एम्पटी था, जी। ये 2024, ये 25 के एग्जाम हाँ, एग्जाम का, ये तो करेक्शन उन्होंने बहुत लंबी लंबी दी हुई थी। वो पेपर खौफनाक था। बहुत ज्यादा सारे वो एक्सपेक्टेशन से, मतलब स्टूडेंट्स क्या सोच के रहे थे उन्होंने पता नहीं
क्या दिया हुआ था। वो सही पेपर दिमाग खौफनाक घुमाया था था। उन्होंने। उसकी आपने वो पंक्चुएशन देखी थी, कैसे बड़ी बड़ी पंक्चुएशन थी। सर वो तीन तीन पैराग्राफ लग रहे थे, मतलब वो सेंटेंस नहीं। सेंटेंस, एक सेंटेंस ऐसे बनाया हुआ था, 12 वो जुल्म था। ठीक है, इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ वाला एफपीएससी ले रही हैं, वो पीपीएससी का तो नहीं है। जी जी, मैं भी आपको यही बता रहा हूँ कि कभी ना कभी आपको पीपीएससी का भी तो, एफपीएससी का भी तो देना पड़ हो सकता है ना, एफपीएससी में इंग्लिश मुश्किल पूछते हैं। तो ये चंद एक चीजें हैं जो मैंने थोड़ा सा एडवांस लेवल की बता रहा हूँ आपको, तो आपको कभी ना कभी काम आएंगी। देखो मेरी बात सुनो, जो भी एडवांस लेवल की चीज होती है मैं ठहर के बता देता हूँ। आपका दिल करे उसको पिक करना, ना दिल करे ना करो उसको। अब चलें इसको जल्दी जल्दी एंड करते हैं इस रूल को, कि एक सीरीज में आइटम्स हैं। एक चीज हमने अभी पढ़ी कि किस तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, किस तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कोमा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उसको रीड करना। इसी तरह एक लॉन्ग सीरीज है, सीरीज में हमने पढ़ा कि कोमे का यूज करते हैं, लेकिन एक सीरीज है वो कॉम्प्लेक्स हो गई है, तो उस सीरीज में हम सेमीकोलन कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखो। एंजिला लव्स मैनी ब्रीड्स ऑफ डॉग्स, अब कई एक ब्रीड्स ऑफ डॉग्स हैं। अब उसकी मेन टाइप्स किस तरह है भी, स्मॉल डॉग्स हैं, मीडियम डॉग्स हैं और लार्ज डॉग्स हैं। उसने कोमा लगाकर बताया है सच एज टेरीज एंड बीगल्स, ये एग्जांपल हैं स्मॉल डॉग्स की। मीडियम डॉग्स में बॉर्डर कुलीज एंड कुकर स्पेनियल्स। फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो कोमा लगता है उससे पहले। लार्ज डॉग्स में क्या है जनाब, उसके बाद भी कोमा, क्योंकि सच एज की वजह से कोमा आ रहा है, ग्रेट डेन्स एंड मैस्टिफ्स, ये दोनों है। अच्छा क्लास एंड होने वाली है, आपने वंस अगेन ज्वाइन करना है इसको। अब यहां पर देखें, इस तमाम कोमे रूल के मुताबिक हैं। स्मॉल डॉग्स के बाद कोमा, क्योंकि सच एज के पहले कोमा आएगा। टेरीज एंड बीगल्स के बाद कोमा लगा दिया। ये एंड क्यों आ रहा है कि इसकी दो ही टाइप्स हैं स्मॉल डॉग्स की, जो उस बंदे के पास हैं, जो उस बंदे को पसंद है। मीडियम डॉग से पहले कोमा ठीक आया है, मीडियम डॉग के बाद भी ठीक आया है, ये सब ठीक है। तो क्यों ना हम यहाँ पर सेमी कॉलन लगाकर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट ऐसे करें कि हमें क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो उस क्लैरिटी के लिए